हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आप सभी का। आज इस वीडियो के अंदर अपन इंडिया 109 इनकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के मैंने ऑलरेडी आपसे कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 12 क्वेश्चन आपसे पूरे डिस्कस कर लिए, आपको सॉल्व भी करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के सारे क्वेश्चन मैं अब आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ में। एंड हाँ यार, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दिया करो भाई प्लीज़। मतलब अगर इतना एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट इतना सा तो आप कर सकते हो ना। ओके सी, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा बोलता है लॉस अलाउंस को कैलकुलेशन के ऊपर है। आपको लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो कैलकुलेट करना है। आपको आइडिया लग गया होगा वन लाइन के अकॉर्डिंग कि किसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। ओके, तो अब देखो, एंटिटी ए है वो ओरिजिनेट्स करती है एक सिंगल 10 ईयर का अमोर्टाइजिंग लोन फॉर करेंसी 1 मिलियन। 1 मिलियन रुपीज़ के लिए, 1 मिलियन के लिए है वो क्या करती है, एक लोन है जो कि 10 ईयर्स का है, वो क्या करती है, ओरिजिनेट्स करती है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, ओरिजिनेट करती है मतलब वो देती है आगे। ठीक है, एंटिटी ए कौन है, एक बैंक है। ओके, बैंक है वो आगे क्या करिए 10 साल के लिए 1 मिलियन लोन, 1 मिलियन CU जो भी करेंसी है, चाइनीज युआन बोल लो आप, उतने का लोन देती है। Taking into consideration the expectations for the instruments with the similar credit risk. Okay, similar credit risk को ध्यान में रखते हुए using reasonable and supportable information available without under cost or effort, the credit risk of the borrower and the economic outlook for the next 12 month. 12 महीने का इसने एसेस किया। एंटिटी ए ने एस्टिमेट किया कि जो लोन है वो इनिशियली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितनी है, 0.5% की है अगले 12 महीने के लिए। ये यहाँ से चालू हुआ, यहाँ तक जाएगा। ये 12 मंथ कंप्लीट हुआ और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0.50% है कि वो बंदा डिफ़ॉल्ट करके जाएगा अगले 12 महीने में। एंटिटी ए ने डिटरमाइन किया दैट चेंजेस इन द 12 मंथ PODs आर ए रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द चेंजेस इन द लाइफ टाइम POD। ओके, 12 महीने का जो चेंज है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट में वो रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है ऑफ द चेंज इन लाइफ टाइम POD फॉर डिटरमाइनिंग whether there has been a significant increase, कि यहाँ पे कोई significant increase हुआ है क्या in the credit risk since initial recognition से। एंड जो loss given LGD है वो estimate की जाती है 25% ऑफ द बैलेंस आउटस्टैंडिंग। सी, एंटिटी ए ने यहाँ पर डिटरमाइन कर दिया कि इसमें जो चेंज आएंगे ना 12 मंथ POD का, वो रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है कि चेंज इन द लाइफ टाइम POD, कि जो 12 महीने में इनको लग रहा है ना कि 0.5% का हो सकता है डिफॉल्ट, वो इनको लाइफ टाइम भी लगता है। ओके, हालांकि हुआ क्या, डिटरमाइनिंग वेदर देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क सिंस इनिशियल रिकॉग्निशन, LGD इज एस्टिमेटेड, मतलब इनको लग रहा है कि 12 महीने में अगर हमने 100 मिलियन का लोन दिया है ना, 100 मिलियन का है ना या 1 मिलियन का, 1 मिलियन का अगर मैंने लोन दिया, 1 मिलियन को कैसे लिखते हैं, 10 लाख रुपये हो जाता है। अगर मैंने 10 लाख का लोन दिया तो उसमें से मेरे को लग रहा है कि 0.50% है वो चांसेस हैं कि मेरा डिफ़ॉल्ट हो जाए। ओके, और उसमें भी मेरा 0.5% तो चांसेस है कि डिफ़ॉल्ट होगा, और जो डिफ़ॉल्ट हो भी गया ना तो मैक्सिमम मेरे को उसकी 25% वैल्यू का ही क्या पड़ेगा, लॉस होगा अल्टीमेटली। तो 10 लाख इंटू 0.5% इंटू 0.25, यानी कि 1250 रुपये का मैक्सिमम लॉस होने की चांसेस है मेरे को यहाँ पे। और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड लॉस अलाउंस होगा जितने का मैं प्रोविज़न बनाऊंगा। ओके, तो ये यही कैलकुलेट करने का बोलता है, 1250 रुपये का आपका मैक्सिमम लॉस होगा। प्रेजेंटेशन अपन को ऐसे ही वाला फॉलो करना है, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। ओके, अब आता क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है बैंक ए का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आपको निकालना है। अब इसने 2000 बुलेट लोन्स है, मतलब कि 2000 लोन्स दिए हैं, एक लोन नहीं दिया, 2000 लोन दिए हैं, जिनकी टोटल अमाउंट कितनी है, 5 लाख युआन है। ओके, 5 लाख युआन का उन्होंने लोन दिया। बैंक ए का जो सेगमेंट है इट्स पोर्टफोलियो इनटू बोरोवर्स ग्रुप, यानी ग्रुप X एंड Y ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड क्रेडिट रिस्क कैरेक्टरिस्टिक एट इनिशियल रिकॉग्निशन। ग्रुप X कंप्राइज करता है 1000 लोन को। ओके, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास में दो ग्रुप है, ग्रुप X और ग्रुप Y। ओके, इसके अंदर 1000 लोन है। ओके, ये टोटल कितने थे, 2000 थे, तो 1000 और इसमें भी 1000 ही आगे, फिर इसमें भी 1000 लोन है। ओके, 1000 लोन है विथ ए ग्रोस कैरिंग अमाउंट ऑफ पर क्लाइंट ऑफ 200, यानी कि 200 युआन का इन्होंने लगभग लोन दिया है। तो ऐसे करके 2 लाख का लोन तो ये हो गया, और ये कितना का हो गया, फिर 300 का मान के चलो, और ये 3 लाख का हो गया। राइट,
ओके, ग्रुप वाई कंप्राइज करते हैं 1000 ऑफ 300 एट ए टोटल ग्रॉस अमाउंट ऑफ 3 लाख। यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है एंड जो लोन कॉन्ट्रैक्ट है वो इंक्लूड करता है नो ऑप्शंस, प्रीमियम, डिस्काउंट, पॉइंट पेड्स, मतलब कोई भी अदर चीज़ें भी नहीं है। तो आपको लॉस अलाउंस कैलकुलेट करना है। इन्होंने बस ये बताया आपको कि हमारे लोन इतने, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई लॉस कितना हो सकता है आपको। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि ग्रुप एक्स है उसके अंदर 4 हिस्टोरिक पर एनम एवरेज डिफॉल्ट रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, नंबर में बोला है, नंबर में कि 1000 लोन था ना, 1000 लोन, एक्स के पास भी 1000 थे और इसके पास भी 1000 थे। तो 1000 में सिर्फ 4 डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो 4 डिवाइड बाई 1000 करो, इनटू परसेंटेज कर दो। तो 0.4% है वो आपका ये हुआ था। ओके, और 0.20% आपकी इसके होने के चांसेस हैं। और उसमें जो हुआ था ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल लॉस एज्यूम्ड आपको बता रखे हैं कि 600 और 450 हो गई। ओके, 600 और 450 आपकी हो सकती है। तो सी, पहले तो अपन को पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख इसकी वैल्यू है और 3 लाख इसकी वैल्यू है। तो 2 लाख इंटू 3 लाख, ओके, 2 लाख इंटू 0.4% करो, कितना आया, यानी कि यहाँ पे आपको 800 और यहाँ पे आपको 3 लाख इंटू 2% यानी 600। यहाँ पे 600 का ये हो सकता है क्या, एक्सपेक्टेड लॉस, लेकिन अपन को इसको LGD से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब LGD कितना है यानी लॉस गिवन डिफॉल्ट कितना है वो कैसे निकालूंगा मैं। हिस्ट्री में मैंने कहा कि x के केस में टोटल वैल्यू कितनी थी मेरी, 600 डिवाइड बाई 2 लाख किया, 600 डिवाइड बाई 2 लाख यानी कि इंटू 100 यानी कि 0.3, इसका कितना है, अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.30 से, बिकॉज ये जो 600 है ना वो 0.30% आ रहा है टोटल का। ओके, और ये जो 450 है वो कितना आ रहा है, 450 डिवाइड बाई 3 लाख ये आ रहा है 0.15। ओके, मतलब ये 30% चांसेस है, इसके 15% होने के चांसेस है। तो इंटू 1.15 कर दो, तो 800 इंटू 0.3 यानी कि 240 तो x का होगा। ओके, और y का कितना होगा, 600 इंटू 0.15 यानी कि 90 इसके होने के चांसेस है। तो टोटल कितना हो गया, 9 4 13, तो 330 के अराउंड है वो इसका डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं मेरे अकॉर्डिंग। अभी देखो इन्होंने क्या कहा, 800 600 सही है, 0.3 और 0.15 भी सही है, और ये प्रेजेंट वैल्यू से इन्होंने ये निकाल लिया। इसके आगे तो इन्होंने कुछ निकाला ही नहीं, एस्टिमेटेड टोटल ग्रॉस अमाउंट ही निकाल लिया है। तो ये वाली वर्किंग भी अपनी डन। देखो सारी वर्किंग अपन ने कर ली। यहाँ पे बोला बैंक ये मेजर करेगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को XY के लिए, यहाँ पे हिस्टोरिकल डिफॉल्ट के बेसिस पे निकालेगा, जो अपडेट्स है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में एंड करेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग एंड रीजनेबल एंड सपोर्टेबल फोरकास्ट के अकॉर्डिंग वो देखेगा। हिस्टोरिकल फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 लोन देखेगा। लॉस रेट है वो 0.3% इसकी है, 0.15% उसकी है, 2 डिफॉल्ट के बेसिस पे। ग्रुप X Y A B और ये तुम्हारा टोटल हो गया। फिर D में ये आपका निकल गया 800 600 600 450 और 0.3 और 0.15 ये हो गया। ओके, ये इनकी लॉस रेट है। अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करते तो इनका लॉस गिवन डिफॉल्ट का प्रोविजन वाला अमाउंट आ जाता। ओके, इसके बाद में आता है अपना क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बोलता है कंपनी M जो एक मैन्युफैक्चरर है उसका पोर्टफोलियो है ट्रेड रिसीवेबल है करेंसी 30 मिलियंस का, कितने का, 30 मिलियंस का इन 2001। ओके, जो कि एक जियोग्राफिकल रीजन में रहती है। कस्टमर बेस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्लाइंट्स ऑन द ट्रेड रिसीवेबल्स आर categorized by common risk characteristics that are representative of the customer's ability to pay all amounts due in accordance with the contractual terms. जो ट्रेड रिसीवेबल है वो do not have a significant financing component in accordance with the Ind AS 115 के अकॉर्डिंग significant financing component नहीं है। In accordance with the para 5.15 of Ind AS 109 जो लॉस अलाउंस है सच ट्रेड रिसीवेबल का वो ऑलवेज मेजर किया जाएगा एट एन अमाउंट इक्वल टू लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो लाइफ टाइम जो ECL रहने वाला है उसके ऊपर इसकी अमाउंट रहने वाली है। ओके, आपको क्या बोला, लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस के ऊपर आपको बोल दिया कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 1 से 30 ये इतने इतने दिन की इतनी है। ओके, और साथ में इसके एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर करंट की बात करूँ तो 0.3% है मेरा, यहाँ पे 1.6% है, यहाँ पे 3.6% है, यहाँ पे 6.6% है एंड यहाँ पे 10.6% है। वो मेरा क्या हो सकता है, डिफ़ॉल्ट रेट चल रहा है एज ऑन टुडे। तो बताओ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या होगा, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, बताओ।
सीधा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। एक एंटिटी ने परचेज किया एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जिसकी फेयर वैल्यू 1000 रुपीज़ है 15 मार्च 2001 को क्या होता है, एंड मेजर करता है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI के थ्रू। द इंस्ट्रूमेंट हैज़ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% ओवर द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ 10 ईयर एंड हैज़ 5% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। 1000 का था, ओके। कैसे कर रहा था, FVTOCI से ये इसको मेजर कर रहा था इंडेस 109 के अंदर। जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर 5% की इंटरेस्ट रेट है, ओके, लेकिन उसकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कितनी आ रही है, 5% की आ रही है। ये तो कूपन रेट है और ये IRR है जो अपन ने निकाली है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से। इनिशियल रिकॉग्निशन में एंटिटी ने डिटरमाइन किया कि एसेट है वो परचेज नहीं की जाएगी और ओरिजिनल क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट, क्या, अच्छा ये एक परचेज या फिर इम्पेयर्ड एसेट नहीं है, तो ये आपको बता दिया, ठीक है। 31 मार्च 2001 को जो फेयर वैल्यू है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की वो डिक्रीज हुई टू ₹1, ओके। जो फेयर वैल्यू थी वो ₹950 पे डिक्रीज हो गई। यानी कि देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कूपन और ये दोनों रेट जब हमेशा सेम होती है ना, तो हमने एसेट को 1000 के ऊपर ही रिकॉग्नाइज किया होगा, ओके। अब 1000 से वो कितने पे आ गई, 950 पे आ गई, यानी 50 रुपये से उसकी वैल्यू गिर चुकी है बिकॉज चेंजेस इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। एंटिटी ने डिटरमाइन किया कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है क्रेडिट रिस्क में, और इसीलिए इसने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है वो मेजर किया था एट एन अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ ECL जो कि 30 रुपीज़ है। अब देखो गिरा ये 30 रुपीज़ है, मतलब ECL 30 रुपीज़ का आ रहा है और गिरा ये 50 रुपये है, तो बताओ किसके ऊपर आपका जाना चाहिए। अब बिकॉज ये 950 पे आ गया, एंटिटी यहाँ पे सेल करना चाहती है, ओके। सी अब मैं तो आपको बताता हूँ, जब ये FPTO से ही है ना, तो ये 30 रुपये के कहाँ गए होंगे, पहले आपके OCI में होंगे। अभी 20 रुपये से और गिरा, ओके। और अगर ये एडजस्ट कर लेती तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो भी ये किस में जाता, फिर अगर करती तो OCI के अंदर जाता। लेकिन अब ये यहाँ पे क्या कर रही है, इससे एग्जिट कर रही है, सेल कर रही है। सेल करिए तो ये जो भी बैलेंस इसके पास पड़ा है ना OCI के अंदर, OCI के रिजर्व में जितना भी बैलेंस इसके पास पड़ा है वो उसको OCI रिजर्व डेबिट करके टू PNL कर देगी, ओके। तो फिर अगर उल्टी एंट्री होगी तो उल्टी कर देगी, क्योंकि यहाँ पे लॉस है, PNL डेबिट टू OCI कर देगी, ओके। और कितने से, 50 रुपये से 30 रुपये से तो पहले ECL के लिए करेगी, ओके। और ये सेल की एंट्री करेगी तो फिर क्या करेगी, अब बैंक डेबिट करेगी 950, ओके। टू आपका ये हो जाएगा, कौन सा एसेट वाला प्रोविज़न हो गया, एसेट की वैल्यू हो गई 1000 और 2 आ गया आपका PNL यहाँ पे डेबिट हो जाएगा कितने से, 20 रुपये से, और OCI डेबिट हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 रुपये से। तो फिर OCI पहले कर लिया तो PNL यहाँ पे 50 से डेबिट हो जाएगा, तो 30, 20 और 50। इम्पेयरमेंट एक्सपेंस यानी PNL डेबिट हो गया 30 से और OCI डेबिट हुआ 20 से और FPTO से हो गया आपका 50 से, क्योंकि PNL किससे होगा, हमेशा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के अमाउंट से होगा, ओके। और फिर सेल करने पे 20 हुआ है ना, ये 20 भी वापस PNL में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 20 यहाँ पे हुआ 950 में ये हो गया, ओके। तो ये मेन FPT OCI की अकाउंटिंग के ऊपर था, ओके। ECL हमेशा क्या होता है, क्रेडिट लॉस होता है, तो ये OCI मैंने देखा हमेशा PNL में जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। और जो OCI में है वो सेल वगैरह होके सारा जाएगा, फिर लास्ट में जो भी बचा है वो PNL के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल स्ट्रिप और इंटरेस्ट स्ट्रिप आपको निकालनी है, ओके। सी आपको ये मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, या मैंने किया ही हुआ होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू 82457, मिलेगा ही नहीं, जब ज़रूरत होती है ना तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ये कराता हूँ डायरेक्टली। सी यहाँ पे अंजलि लिमिटेड और विद्या लिमिटेड दो कंपनी हैं, मैं लिख लेता हूँ, अंजलि एंड विद्या, ओके। अंजलि और विद्या दो कंपनी है। अंजलि ने 25 लाख का लोन दिया टू विद्या लिमिटेड, ओके।
इसने इसको कितना दिया है, 25 लाख का लोन दिया। ओके, 12% इंटरेस्ट पे @12%। ओके, फॉर 6 ईयर, वो भी कितने सालों के लिए, 6 ईयर के लिए। वाह। ओके, अब ये बोल रहे हैं इसकी फेयर वैल्यू 30,42,000 है। इसी दिन इसकी वैल्यू कितनी है, 30,42,000 की फेयर वैल्यू है। ओके, फेयर वैल्यू आपको बता रखी है, मतलब मैं इसे मार्केट में अगर कोई और देता तो इतनी फेयर वैल्यू इसकी बनती है। ठीक है, एट एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी है यहाँ पे, 10% है। अब एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना कि ये दोनों अंजलि ने विद्या को दिया वैसे तो, लेकिन ये सारा आप सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के अंदर मोस्टली करोगे। ओके, तो अंजलि लिमिटेड को आप यहाँ पे अंजलि बैंक लिमिटेड मान के चलो। ओके, उसने किसी विद्या को दिया है 25 लाख का लोन, 12% की इंटरेस्ट रेट, जबकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितनी चल रही है, 10% की। तो जो इनकम उसको एक्सपेक्टेड होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फेयर वैल्यू आज की डेट में कितनी आ रही है, 30,42,000 रुपये की इसकी क्या आ रही है, यहाँ पे फेयर वैल्यू आ रही है लोन की। ओके, ग्रेट। अब देखो, ये मिटिगेट करना चाहती थी प्री पेमेंट के रिस्क को। इसको लग रहा था कि बिकॉज मैंने इसको क्या कर दिया, हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या कर दिया है, लोन इश्यू कर दिया है, तो ये ना हो कि मार्केट से इंटरेस्ट उठा के ले आए और फिर मुझे प्री पेमेंट करके चले जाए। तो इसीलिए इसने क्या किया, कुछ पार्ट जो था ना लोन का, वो क्या कर दिया, अंजलि लिमिटेड ने ट्रांसफ़र कर दिया अंजलि बैंक ने। ओके, उसके प्रिंसिपल अमाउंट का एंड इंटरेस्ट का कुछ प्रोपोर्शन, पूरा नहीं कुछ प्रोपोर्शन। अब ये जो 25 लाख था, एक ये और एक ये इंटरेस्ट। ओके, 25 लाख पे 12% कितना होता है, यानी कि अराउंड 3 लाख रुपए का। ओके, तो प्रिंसिपल, ओके, और इंटरेस्ट कितना, 6 ईयर का। ओके, ये मेरा 25 लाख रुपए और 25 लाख पे 12% यानी कि 3 लाख रुपए हर साल इसको मिलेंगे। ये इसको हर साल मिलेंगे, ये एक बार मिलेंगे। इन सब के अंदर इसमें इसने कितना कितना परसेंटेज रखा है अपना, सिर्फ इसमें रखा है इसने अपना 15% रखा है, बाकी का सारा ट्रांसफ़र कर दिया, यानी 85% क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। और इसमें 2% का राइट रखा है, यानी कि 10% इंटरेस्ट है वो इसने ट्रांसफ़र कर दिया अराउंड 2.5 लाख के रिगार्डिंग। 25 लाख पे 10% 2.5 लाख ही होता ना, तो 2.5 लाख का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया और 50,000 का इसने रिटेन रख लिया @2%। ओके, और ये हो गया 10% से 10%, ये यहाँ पे लिख ही दिया मैंने। ओके, तो रिटेन कितना रखा इसने, 2%, और यहाँ पर रख लिया इसने 15% प्रिंसिपल। ओके, अब ये आपका क्या है, पार्शियल ट्रांसफ़र है। इसको, इस कॉन्सेप्ट को अपन पूरा क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं पार्शियल ट्रांसफ़र के नाम से। पार्शियल ट्रांसफ़र के नाम से अपन इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, जिसमें क्या करते हैं, या तो आप प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट, या फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों, या फिर उनका कोई कंपोजिट रेशियो से आप क्या कर देते हो, अपनी एसेट को ट्रांसफ़र कर देते हो किसी थर्ड पार्टी को। ओके, तो अब देखो, जो इसने रखा है ना, उसकी फेयर वैल्यू है 74,000। तो इसकी ये जो इसने रखा है, ये जो इसने रखा है ना 15%, इसकी वैल्यू कितनी है, 74,000। ओके, और जो इंटरेस्ट रखा है ना, ओके, ये तो मैंने आपको 1 साल का एग्जाम्पल के लिए बताया था। ओके, पूरे 6 साल का इंटरेस्ट, और उसे भी डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट करने के बाद में वैल्यू आती है इसकी इंटरेस्ट की 4,50,300 रुपये। ओके, तो इतने रुपए हैं वो इसने रखे हैं। 15% प्रिंसिपल एंड 2% इंटरेस्ट की जो फेयर वैल्यू है, बिकॉज अब ये बताओ 74,000 क्यों हुआ, 25 लाख का 25 लाख रुपए है। ओके, अगर आप उसका 15% भी रख रहे हो तो यानी कि 3,75,000 रुपये होता है, क्योंकि ये 3,75,000 मिलेंगे इसको 6 साल बाद में। प्रिंसिपल कब मैच्योर होगा, एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। ओके, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है, सिर्फ 74,000 आती है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से। और वही बात करूँ, इसका 4,50,300 कैसे आ गया, 50,000 1 साल का है, वो पहले साल के एंड पे, फिर दूसरे के एंड पे, फिर तीसरे के एंड पे, ऐसे करके 6 सालों तक मिलेंगे। ओके, तो वो वाला वैल्यू हुआ 3 लाख के कुछ समथिंग। ओके, तो 3 लाख का वो ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा तो वो वैल्यू आएगी। और साथ में अब आगे ये क्या बोल रहा है कि 4,50,300 रिस्पेक्टिवली है, और ये 4,50,300 के अंदर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो रिटेन करता है इंक्लूडेड 1% फीस टुवर्ड्स कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब ये 1% फीस जो है ना, उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कलेक्ट करने की फीस है, उसकी फेयर वैल्यू भी 1,40,200 है। तो मतलब कि 4.5 लाख में से आप 2 कंपोनेंट अलग अलग कर दो, एक तो इंटरेस्ट का होगा और एक सर्विस का कंपोनेंट है इंक्लूडेड है, और जिसकी अमाउंट कितनी है, 1,40,200 थी या 300 थी, इतनी अमाउंट तो इसकी है। तो 4,50,300 माइनस 1,40,300, तो ये आगे मेरी 3,10,000 की वैल्यू इंटरेस्ट की है समथिंग, इतनी अमाउंट की मेरी निकल के यहाँ पे आ रही है। ओके, ये 200 ही थी,
तो 3,10,000, ठीक है 3,09,000 मान के चलो ना, 3,09,900, 450, 300 माइनस 140, 200, 310, 100 आ गया ये, ठीक है। इतनी मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट है, इंटरेस्ट और सर्विस दोनों की अमाउंट मैंने आपको बता दी। ओके, ये इन्होंने एक बार सिर्फ डाटा लिखा है मैंने क्वेश्चन का, अभी तक क्वेश्चन करा नहीं है। जब भी पार्शियल ट्रांसफर होता है ना, तो आप एक काम करो, पहले तो सारी एसेट को लिख लो, जैसे प्रिंसिपल, फिर इंटरेस्ट, फिर सर्विसिंग कंपोनेंट, इनकी वैल्यू लिखो कितनी 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 है। इसकी 74,000 है, ओके। इसकी 3,10,000 है, इसकी 1,40,200 रुपये है। टोटल कितना हुआ? ये हुआ 5,24,300। मतलब इतनी फेयर वैल्यू का माल मैंने रख लिया, ओके, और बाकी का सारा ट्रांसफ़र कर दिया। ग्रेट। जो ट्रांसफ़र किया उसकी फिर वैल्यू कितनी है? तो देखो इसने जो रखा यहाँ पे 74,000 और 450,300। इसने कहा कि टोटल की फेयर वैल्यू थी 30,42,000 रुपये। ऊपर क्वेश्चन में दे रखा ना, मैंने लिखा भी था इधर। टोटल की फेयर वैल्यू कितनी है? ये रही 30,42,000 रुपये। उसमें से मैंने 74, 310 और 140,200 ये सेल कर दिया, ये रखा है अपना, ओके। 5,24,300 का माल मैंने रख लिया। तो बाकी की वैल्यू कितनी हुई? जो मैंने बेचा उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 25,17,700 रुपये मेरी बाकी की वैल्यू है। अब जो मैंने बेचा उसकी वैल्यू भी मेरे को अलग अलग निकालनी पड़ेगी कि 25,17,700 का मैंने बेचा है, ओके। 25,17,700 क्या कि मेरी सिक्योरिटाइज कंपोनेंट बोल देते हैं इसको। जो सेल किया ना उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटाइज। यानी सिक्योरिटाइजेशन से मैं क्या कर देता हूँ, इसको सेल कर देता हूँ स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को। तो ये सिक्योरिटाइज कंपोनेंट हो गया मेरा, ओके। सिक्योरिटाइज कंपोनेंट की फेयर वैल्यू आई है ये क्या आई है? फेयर वैल्यू, ओके। ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब ये जो फेयर वैल्यू है ना, अब अपन क्या करते हैं, इसको अपोर्शनमेंट करते हैं। फेयर वैल्यू क्या करना है? अपोर्शनमेंट। किसके रेशियो में? जो ओरिजिनल रेशियो थे उसी के अंदर। तो सी यहाँ पे 4 कंपोनेंट पिक्चर में आ गए अपने पास में। एक 4 कंपोनेंट कौन सा? एक तो प्रिंसिपल का कंपोनेंट, ओके, एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट, एक सर्विसिंग का कंपोनेंट और एक सिक्योरिटाइज कंपोनेंट, ओके। और इसको अपन को क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल रेशियो यानी कि ओरिजिनल लोन की वैल्यू कितनी थी? 25 लाख रुपए के रेशियो में बांटना है। समझ में आया? ओके, मतलब हर एक को 25 लाख से डिवाइड करो, कितना आता है, ठीक है। 25 लाख से नहीं, 25 लाख से मल्टीप्लाई करके 30,42 से डिवाइड करना, मतलब कि फेयर वैल्यू के रेशियो निकालना है। 74 लाख इंटू 25 लाख डिवाइड बाई 30,42,000। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? 74 लाख 30,42 से डिवाइड किया और फिर उसे 25 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि सभी चीज़ें 25 लाख के रेशियो में आ जाए, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 74,000 डिवाइड बाय 30,42,000। अब एक ट्रिक बताऊँ यहाँ पे, 30,42,000 को पहले आप m प्लस में डाल दो, ओके। फिर डायरेक्टली है ना 0 कर दो, फिर 74,000 डिवाइड बाई MRC, ओके। ये आपका आ गया इंटू 25 लाख का यूनिट्स, ये आपका आ गया 60,815 रुपये, ओके। फिर ऐसे 3,10,000 डिवाइड बाई MRC इंटू 25 लाख, ये आ गया आपका 25,467 254,766 है ये, 254,766 रुपये, ओके। एंड उसके बाद में 140,200 है तो उसको भी कर दो ऐसे ही, 140,200 डिवाइड बाई MRC इंटू 25 लाख रुपये, ये आ गया आपका 1,15,220 रुपये। एंड फिर बचता है आपका लास्ट में 25,17 रुपये डिवाइड बाई MRC इंटू 25 लाख रुपये। तो ये हुआ 20,69,105, यानी कि मैंने अल्टीमेटली 20,69,115 के एसेट को बेचा है। और बेचा कितने के अंदर है? यहाँ पे देखो कंसिडरेशन दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, बोला है 24,80,000 के अंदर आपने बेचा है, ओके। अगर इस एसेट को मैं 24,80,000 में बेचता हूँ तो बताओ मेरे को कितना गेन हुआ यहाँ पे? माइनस 24,80,000, तो यहाँ पे 4,10,884 रुपये का मेरे को गेन हुआ है। गॉट इट? तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अकाउंट फॉर करके दिखाई है। अब देखो कैलकुलेशन सारी होगी, सारी 20,69, 68,15, 254 और 1,15,220 आ गई फेयर वैल्यू में। अब देखो बैंक से डेबिट किया 24,80, सिक्योरिटाइज कंपोनेंट इतना और ये इतना PNL के अंदर क्या चला गया? गेन, ओके। उसके बाद में हम क्या करेंगे? लोन को राइट ऑफ कर देंगे, इंटरेस्ट, सर्विसिंग और प्रिंसिपल की ये वैल्यू कौन सी जो अपन ने यहाँ पे निकाली थी, ये वाली वैल्यू से वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे। देन इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म आपका।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि डेब्ट फैक्टरिंग अरेंजमेंट की बात करता है। तो आप इसको जनरलाइज कैसे करोगे। एंटिटी सी जो है वो एग्री करती है फैक्टरिंग कंपनी डी को टू एंटर इनटू ए डेब्ट फैक्टरिंग अरेंजमेंट, ओके, कि भाई हम डेब्ट फैक्टरिंग अरेंजमेंट में आ जाएंगे। अंडर द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट जो फैक्टरिंग कंपनी बी है वो एग्री करती है कि वो 91.5 करोड़ रुपीज़ पे करेगी, ओके, लेस ए सर्विसिंग चार्जेस ऑफ 1.5 करोड़, ओके। तो सी 91.5 करोड़ तो आपके ये हो गए, ओके, कंसिडरेशन, ओके। अब इसमें सर्विसिंग कंपोनेंट कितना है आपका 1.20 करोड़ था ना, 1.5 करोड़। उसके बाद में बोल रखा है नेट प्रोसीड ऑफ रुपीज़ 90 करोड़, ओके। तो अल्टीमेटली इनको जो है वो 90 करोड़ का नेट प्रोसीड होगा, ओके, जो इन एक्सचेंज फॉर 100% ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द शॉर्ट टर्म रिसीवेबल, ठीक है। जो रिसीवेबल हैव ए फेस वैल्यू ऑफ 100 करोड़। अब जो ये 90 करोड़ है इनकी फेस वैल्यू कितनी है 100 करोड़ है। उसके बाद में एंड कैरिंग अमाउंट है वो 95 करोड़ है, और जो इनकी कैरिंग वैल्यू है वो कितनी है 95 करोड़ रुपीज़ है। गॉट इट। मतलब फेस वैल्यू 100 करोड़ की है, कैरिंग वैल्यू 95 करोड़ की, तो 5 करोड़ का प्रोविजन होगा, और हम इसको कितने में ले रहे हैं 90 करोड़ के अंदर ले रहे हैं, ओके। कस्टमर विल बी कंस्ट्रक्टेड टू पे द अमाउंट ओड इनटू ए बैंक अकाउंट ऑफ द फैक्टरिंग कंपनी। तो कस्टमर को है वो बोल दिया कि हम आप क्या करना बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी जो फैक्टरिंग कंपनी है उसी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। एंटिटी सी ने राइट किया एक गारंटी ऑफ द फैक्टरिंग कंपनी अंडर विच इट विल रीइंबर्स एनी क्रेडिट लॉस अप टू 5 करोड़। अब यहाँ पे जो कंपनी है उसने 5 करोड़ का आपको गारंटी भी दे दी, ठीक है, कि 5 करोड़ तक अगर आपको लॉस हुआ तो वो ये 5 करोड़ से ज़्यादा का लॉस, सॉरी नहीं, लॉसेस अप टू 5 करोड़, तो अप टू 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ तक का लॉस हुआ तो वो ये रिम्बर्स कर देगी ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ 5 करोड़। तो नॉर्मली बोला कि एग्जांपल के लिए 90 करोड़ की इन्होंने खरीदी, ओके, यहाँ पे तो इन्होंने बोला कि आपको 5 करोड़ का लॉस हुआ ना मैक्सिमम, ओके। इसने कहा 95 करोड़ की एसेट हम ऑलरेडी आपको 90 करोड़ पे दे रहे हैं, ओके। तो 5 करोड़ का तो हम ही मान रहे हैं कि आपको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होगा, लेकिन 90 करोड़ से और भी नीचे गिरा ना तो अप टू 5 करोड़ यानी कि 85 करोड़ तक हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि अप टू 5 करोड़ तक अगर गिरा तो हम आपको पे करेंगे। अगर मान लो आपका टोटल कलेक्शन ही 86 करोड़ का हुआ तो हम आपको 4 करोड़ रुपीज़ कंपनसेट करके देंगे, ओके। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है। एंड लॉसेस ऑफ अप टू 15 करोड़ आर कंसिडर्ड रीजनेबली पॉसिबल। और अब इनको लग क्या रहा है कि रीजनेबली इनको 15 करोड़ के अराउंड लॉसेस हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 100 करोड़ है, ओके, माइनस 15 यानी कि 85 तक की इनकी थिंकिंग है, 85 तो रिकवर हो जाएंगे। द गारंटी इज एस्टिमेटेड टू हैव ए फेयर वैल्यू ऑफ 0.5 करोड़ रुपीज़। कमेंट ऑन इट एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो आपको कमेंट करना है कि 0.5 करोड़ का आप क्या करोगे, ओके। गारंटी है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 0.5 करोड़ है, और जर्नलाइज आप कैसे करने वाले हो। तो सी यहाँ पे हमें इन कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट एसेट रिकॉग्नाइज करनी है जो कि कितने की 5 करोड़ की, क्योंकि वो 5 करोड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, क्योंकि हमें लग भी रहा है कि 85 करोड़ तक जाएगा तो 5 करोड़ उसको रिम्बर्स करने पड़ेंगे। असेट 95 करोड़ की, गारंटेड अमाउंट 5 करोड़ की हमें रिकॉग्नाइज करनी होगी, ओके। साथ में एसोसिएटेड लाइबिलिटी भी वो मेजर करेगा इन सच ए वे दैट नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द ट्रांसफरेबल एसेट एंड एसोसिएट लाइबिलिटी है वो अमोटाइज कॉस्ट ऑफ द राइट एंड ऑब्लिगेशन रिकॉर्डेड बाय द एंटिटी। इफ द ट्रांसफर्ड एसेट इज मेजर्ड एट अमोटाइज कॉस्ट पे होगी तो क्या होगा, और अगर एसोसिएटेड लाइबिलिटी है वो मेजर की जाती है 5.5 करोड़ पे, यानी कि जो भी गारंटेड अमाउंट है वो, और साथ में फेयर वैल्यू ऑफ गारंटेड अमाउंट जो आपको यहाँ पे बता रखी है 0.50 करोड़ है, वो आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करनी होगी, फेयर वैल्यू जो 0.5 करोड़ की है। इफ एंटिटी इज कंटिन्यूस इन्वॉल्व इन इट इज इन ओनली ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, तो एंटिटी एलोकेट करेगी प्रीवियस कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स को between the part it continues to recognize under continuous involvement and the part it no longer recognizes on the basis of relative fair values of those parts on the date of transfer। तो यही डिफरेंस बिटवीन जो कैरिंग अमाउंट का है, एलोकेट करेगी पार्ट को दैट इज नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज, एंड जो कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ है वो नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज शैल बी रिकॉग्नाइज इन P&L। तो कैश डेबिट हो जाएगा 90 करोड़ का, बस एंट्री देखो यहाँ से आपको क्लियर होगा। कैश 90 करोड़ का आया, ओके। लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन 5.5 करोड़ का, कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट 5 करोड़ की एसेट रिकॉग्नाइज करेगी, साथ में एसोसिएटेड लाइबिलिटी 5.5 करोड़ की यहाँ पे आ जाएगी, ओके। 0.5 की वो टू रिसीवेबल 95 करोड़ के यहाँ पे राइट ऑफ हो जाएंगे। द एंटिटी शैल कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज एनी इनकम रिकॉग्नाइजिंग ऑन ट्रांसफरेबल एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट
एंड रिकॉग्नाइज करेगी जब तक इसका एक्सपेंस है इन द एसोसिएटेड लाइबिलिटी। जो 0.5 करोड़ की गारंटी लाइबिलिटी है वो अमोर्टाइज की जाएगी ओवर द अंडरलाइंग पीरियड। तो जितने पीरियड के लिए है वो उतने पीरियड में उसको राइट ऑफ कर देंगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बोलता है व्हील कंपनी लिमिटेड है, उसने 50 करोड़ रुपए से वो एक बैंक से 1 जनवरी को बोरो किए थे। ओरिजिनल लोन की इंटरेस्ट 11% थी। रीपेमेंट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होना था। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली ऑन अक्रूवल बेसिस पे होगा। अप फ्रंट प्रोसेसिंग फीस है वो 58,70,096 रुपये है। एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन लोन है वो 11.5% है। तो आपको बोल ही दिया इसने कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये आ रहा है, तो करना क्या भाई, सब कुछ तो आपने बता ही दिया। अब अप्रोच किया बैंक को कि भाई मेरे पास में लिक्विडिटी इश्यूज़ हैं। ओके, ये तो इनिशियली चीज़ें थी, तो अपन इसका क्या करते हैं नॉर्मली अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं। ओके, और फिर अकाउंटिंग करते जाते हैं ओवर द पीरियड। लेकिन यहाँ पे 31 दिसंबर 2002 को कितने टाइम बाद में लिया था, 1 जनवरी 2001 को, फिर 2001 का पूरा साल खत्म, 2002 का पूरा साल खत्म, यानी कि 2 ईयर्स लेटर है वो कहाँ जाता है, बैंक के पास जाता है। ओके, तो 2 साल बाद की कैरिंग अमाउंट क्या आएगी, तो अपन सीधे भी निकाल सकते हैं। बताऊँ कैसे निकालेंगे। 50 करोड़ का ये लोन था। ओके, 50 करोड़ का लोन था, उसमें से आप क्या करो, अप फ्रंट फीस को रिड्यूस कर दो, -58,70,096 रुपये। तो ये आया 49, 41, 29 समथिंग इतना कुछ अमाउंट। इसके ऊपर 2 सालों से आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, आपको ये चीज़ और देखनी है कि 50 करोड़ का लोन था। ओके, और वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होना था। तो इसका मैं एक बार शेड्यूल बना के दिखाता हूँ कि कैसे बना होगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। 50 करोड़ का था। ओके, ये कितने 5 इंस्टॉलमेंट में पे होता। ओके, तो 5 में करते तो अपन 10 करोड़ हर साल होता। ओके, तो बैलेंस कितना बचता है यहाँ पे। ओके, मतलब इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होता, पहले साल पूरे 50 करोड़ के ऊपर। ओके, ये ईयर 1 और ये ईयर 1 का एंड, फिर ये ईयर 2, फिर ईयर 3, फिर ईयर 4, फिर ईयर 5। ओके, तो यहाँ पे पूरे साल 50 करोड़ पे लगता, फिर 40 करोड़ पे लगता, फिर 30 करोड़ पे, फिर 20 करोड़ पे, और फिर 10 करोड़ के ऊपर है वो इंटरेस्ट लगता। गॉट इट। अब ये जो इंटरेस्ट आपका लगता 50 करोड़, 40, 30, 20 और 10 के ऊपर, इसके ऊपर आपका ये मतलब हर साल रिपेमेंट इतना हो रहा था। इसको एक बार हटाओ। ओके, अब मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा, क्योंकि अपने पास में ऑलरेडी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। तो अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि हर साल आउटफ्लो कितना हो गया। ओके, 10 करोड़ का तो ये होगा, प्लस 50 करोड़ पे 11% का इंटरेस्ट आपको हर साल पे करना है। तो 50 करोड़ के ऊपर 11% कितना हुआ, 5 करोड़ 50 लाख, तो 5.50 करोड़। ओके, फिर 40 करोड़ के ऊपर 11%, 11 चौकू 44, 4.40 करोड़, फिर 3.30 करोड़, फिर 2.20 करोड़, और फिर 1.10 करोड़। इतना इनका कैश आउटफ्लो होना था। ओके, तो अराउंड कितना हुआ, 15.50 करोड़, 14.40 करोड़, फिर 13.30 करोड़, फिर 12.20 करोड़, फिर 11.10 करोड़। ओके, तो इतना इसका क्या होना था, आउटफ्लो होना था। समझ में आई बात। अब आपको ये पता चल गया कि ये इसका आउटफ्लो होना था। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनता। ईयर, ओके, फिर अपन लिखते हैं ओपनिंग, फिर पेमेंट, इंटरेस्ट डालो पहले, ओपनिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्योंकि ईयर एंड पे ही हो रहा है ना, और फिर क्लोजिंग। ओके, तो ईयर 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे ओपनिंग कितना था, ओपनिंग के लिए सीधा अपफ्रंट फीस इसमें से रिड्यूस कर दो, तो ये आएगी 49, 41, 29,904। अब इस पे क्या लगेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इन्होंने बता रहा कि 11.50% है, वो वाली रेट लगने वाली है। ओके, तो उस रेट से इंटू 11.50% करोगे आप, तो 568,24,939 इतना आपका इंटरेस्ट हो गया। पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट के लिए देखो 1550, 1440, 1330, 1220 एंड 1110 करोड़। ये ओरिजिनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग था। अभी मैं 2 साल के बाद में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट नहीं दे रहा,
ओरिजिनल शेड्यूल से ऐसे होता। ओके, तो इसको मैंने इसमें प्लस किया और माइनस कर दिया 1550 करोड़। ओके, 15.50 करोड़ मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये आया 39.59 करोड़ समथिंग कुछ, फिर 39.59 548 करोड़ मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके ऊपर अगेन 11.5% मैंने चार्ज किया, तो आया 4,55,34,807 रुपये। इन दोनों को प्लस करने के बाद में मैंने माइनस किया 14,40,00,000 रुपये। ओके, तो ये मेरा कितना आ गया 29,74,889,650 रुपीज़। तो ये मेरे सेकेंड ईयर का क्लोजिंग अमाउंट मेरे को निकालना ही था, तो ये मैंने क्लोजिंग अमाउंट निकाल लिया। अब जो रिवाइज एस्टिमेट है लिक्विडिटी एसेट से, जो इन्होंने रिवाइज किया है इंटरेस्ट रेट 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इसके अकॉर्डिंग मैं 2 साल के बाद में फिर से प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। ओके, और देखो ये वाला वैल्यू मेरा सही आ रहा है क्या, 29,74,89,650 यही वैल्यू मेरा आ रहा है। ओके, और इसी में ये फिर आगे चेंज करेगा कि 31 दिसंबर 2001 की तो एंट्री वैसे ही हो जाएगी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से। सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। अब जो नया शेड्यूल बनाया ना, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है आपकी 45,15,22,791 रुपये। ओके, और कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन इतनी है, तो जो डिफरेंस आया है वो आपको देखना है कि वो डिफरेंस कितना है। अगर ये डिफरेंस 10% से ज़्यादा आता है ना, तो 2 टाइप की अकाउंटिंग पिक्चर में आती है। एक तो आती है एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, ओके, और दूसरी आती है आपकी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। एक्सटिंग्विशमेंट में तो अपन उसी में कर देते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। अगर 10% से चेंजेस, मोर देन 10% चेंज इन फेयर वैल्यू है कंपेयर टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन, इसीलिए एग्जिस्टिंग लोन है वो कंसिडर किया जाएगा टू हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड, एंड जो न्यू लोन है वो अकाउंट किया जाएगा एज ए सेपरेट फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो हम इसे सेपरेट फाइनेंशियल लायबिलिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे रेदर देन कि उसको एग्जिस्टिंग में करेंगे, और इसीलिए जो लोन है उसको राइट ऑफ कर देंगे। ओके, नया लोन रिकॉग्नाइज करेंगे, डिफरेंस को पीएनएल में डाल के एग्जिस्टिंग को, उस नए लोन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ओके, और इस तरह से ये पूरी एंट्री होने वाली है अभी के लिए। अब एक बार आप देख लेना इसको, मेन मैंने इसका करेक्ट सारा बता दिया है, आपसे हो भी जाएगा। मेरे को कहीं जाना है, वरना मैं आपको और इजीली इसको फटाफट करा देता। ओके, तो चलो बाय बाय। यहाँ पे मैंने 19 क्वेश्चन आपके कवर करा दिया। अब आपको नेक्स्ट से मैं 20 से आगे के सारे क्वेश्चन है वो कवर कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।